हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ASR और आप सुन रहे हैं तेरे मेरे दरमियाँ एपिसोड नंबर 3। वहीं से शुरू करते हैं यहाँ हमने इस कहानी को छोड़ा था। अंशिका सबके साथ डिनर करती है, फिर अपने रूम में आ जाती है। तभी उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है और वो कॉल अवनी का होता है। वो कॉल उठाती है और कहती है, बोलो क्या हुआ। तभी दूसरी तरफ से अवनी की आवाज़ आती है और वो कहती है, कम ऑन ब्रो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, कभी तो हाल चाल पूछ लिया करो। हर टाइम ऐसे खड़ूस बने रहना ज़रूरी है क्या। अंशिका कहती है, हो गया तेरा, अब ये बता क्यों कॉल किया। अवनी कहती है, मैं कल सुबह तक वापस आ रही हूँ, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अभी ईशान भाई के हिस्से का काम बचा है जो वही कर सकते हैं। कुछ फाइलों पर उनके साइन वगैरह चाहिए। अंशिका कहती है, ओके तुम आ जाओ, ईशान चला जाएगा। ओके बाय। इतना बोलकर अंशिका फ़ोन रखने ही वाली होती है कि तभी अवनी कहती है, रुको 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 रुको, इतनी क्या जल्दी है भाई, कहीं आप भाभी को ढूंढना अभी से तो नहीं शुरू कर रहे हो ना। अंशिका कहती है, व्हाट। अवनी कहती है, यस आई मीन डॉक्टर ने काफ़ी अच्छा सोल्यूशन दिया है आपको। वैसे भाई मुझे नहीं लगा था कि आप डॉक्टर की बात इतनी जल्दी मानोगे। अंशिका अपनी आइज़ रोल करती है और मन ही मन में कहती है, इस ईशान के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पूरे घर में ढिंढोरा पीट दिया है इसने। अंशिका अवनी से कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। अंशिका बोलती है, कम इन। वो जैसे ये बोलती है ईशान अंदर आ जाता है। अंशिका घूर कर ईशान को देख रही होती है। उसके कान पर फ़ोन अभी भी लगा हुआ था। वहाँ दूसरी तरफ से अवनी की आवाज़ आ रही होती है, ब्रो क्या हुआ ब्रो, आवाज़ नहीं आ रही है। अंशिका कॉल रखती है और ईशान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उधर अवनी को दिखाते हैं जो एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी। उसका कॉल कट चुका था, वो दोबारा कॉल नहीं करती क्योंकि उसकी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। वो अपना बोर्डिंग पास और टिकट वगैरह दिखाती है और फ़्लाइट में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी फ़्लाइट मुंबई के लिए टेक ऑफ करती है। इधर अंशिका ईशान के सामने खड़ी होती है और घूर के उसे देख रही होती है। तब अंशिका ईशान से कहती है, तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं है ना ईशान, पूरे घर में ढिंढोरा पीट दिया तुमने इस बात का। तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबको बताने की कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये बताया सो बताया, लेकिन ये भी बता दिया कि डॉक्टर ने तुमसे क्या क्या बोला है। ईशान कहता है, सॉरी ब्रो, पर यू नो ना, बड़ी माँ कितनी परेशान रहती हैं आपकी इस एलर्जी की प्रॉब्लम्स को लेकर। और दादू, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया आपको ठीक करने के लिए। आप जानते हो ना, मैं इन सब से झूठ नहीं बोल पाता। जब बड़ी माँ और दादी ने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाया, सॉरी ना। तभी अंशिका, जो ईशान को अब तक घूर के देख रही होती है, अब उसकी आंखों में नरमी आ जाती है और वो ईशान से कहती है, आई नो ईशान, आई नो सबको मेरी फ़िक्र है, सब मेरे लिए परेशान है, स्पेशली मॉम, लेकिन मैं सबको परेशान नहीं करना चाहती। इतना बोलकर वो फिर से अपने बॉसी एटीट्यूड में आती है और कहती है, और तुमने जो ये रायता फैलाया है ना, इससे सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे ही होने वाली है। तब ईशान अंशिका को टीज़ करते हुए कहता है, तो ब्रो इसका मतलब मैं क्या समझूं। और वो अंशिका के सामने शहनाइयों वाला साइन बनाता है और पे 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 करने लगता है। अंशिका गुस्से से उसकी ओर घूरती है। इससे पहले कि वो कुछ बोले, ईशान वहाँ से भाग जाता है। अंशिका अपने बेड पर बैठती है तो उसे ईशान का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मुझे अवनी ने सब कुछ बता दिया था, मैं इंदौर के लिए निकल रहा हूँ, यही बताने के लिए आया था, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ ब्रो अपना ध्यान रखना। वैसे अवनी सुबह तक आ जाएगी, डोंट वरी, मेरी जगह वो संभाल लेगी, लेकिन प्लीज़ ब्रो बड़े पापा के कातिलों को आप अकेले ढूंढने कहीं मत जाना। यू नो ना, आपकी जान को भी खतरा है, लव यू ब्रो। जब अंशिका ये SMS पढ़ती है तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।
वो के का मैसेज टाइप करती है और ईशान को भेज देती है और अपने बेड पर आकर सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है। यहाँ पर दो इंसान फेस टू फेस बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो दोनों कौन है ये तो नहीं पता चल पाता क्योंकि उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है। उस कमरे में बस एक हल्की सी रोशनी आ रही होती है। उस कमरे में इतना अंधेरा होता है कि उन इंसानों के कपड़े भी दिखाई नहीं दे रहे होते। तभी वो पहला इंसान कहता है, पता नहीं कब मरेगी ये अंशिका और हमारे रास्ते का कांटा हटेगा। हर बार बच जाती है। उसकी वो सेक्रेटरी उसे पैसे खिलाए, उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए। सोचा था इस बार नहीं बचेगी, लेकिन नहीं, हर बार की तरह इस बार भी वो बच गई। उल्टा उसे पता चल गया। अब वो और भी अलर्ट हो गई है। अब तो उसके पीए का काम भी उसके दो चमचे वो उसके भाई बहन करते हैं। अब हमारा काम और भी मुश्किल हो गया है बॉस। वो काफ़ी गुस्से में था और ये बात वो गुस्से में कह रहा था, पर दूसरा इंसान वो खामोश था और उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी वो पहला इंसान कहता है, आप इतने खामोश क्यों हैं बॉस, आप कुछ नहीं कहोगे? वो दूसरा इंसान जो अब तक खामोश बैठा हुआ था और खामोशी से सारी बातें सुन रहा था, अब वो अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमें जो करना है वो और भी सोच समझ कर करना होगा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें उसे उसी तरह मारना है जिस तरह उसके बाप को मारा था। सब कुछ एक हादसा लगना चाहिए, एक एक्सीडेंट। और हाँ, एक बात और, अपने इस गुस्से को ना काबू में रखो। अगर तुमने गुस्से में आकर कोई जल्दबाजी या कोई बेवकूफ़ी की ना, तो अंशिका भले ही बच जाए, लेकिन तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। वो पहला इंसान जब दूसरे इंसान की ये बात सुनता है तो वो डर जाता है और शांत हो जाता है। अब वहाँ पर खामोशी छा जाती है। अब हम इस सीन को यहीं छोड़ते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं, जहाँ थोड़ी देर पहले डिनर का टाइम हो चुका था। स्वरा और रागिनी दोनों अपने पापा का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उसके पापा ऑफिस से आते हैं। रागिनी भागकर अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा आप आ गए, हम सब आपका कब से वेट कर रहे थे। तभी स्वरा भी वहाँ आ जाती है और अपने पापा से पूछती है, हाँ पापा, आज आप लेट कैसे हो गए? तब उसके पापा घर के अंदर आते हैं और कहते हैं, बस आज आते ही इतने सवाल। वो कुछ फाइल्स का काम था जो आज ही ख़त्म करना था, इसलिए देर हो गई। तभी दूसरी तरफ से रागिनी की माँ की आवाज़ आती है और वो कहती है, तुम दोनों के सवाल जवाब ख़त्म हो गए हो तो आ जाओ, डिनर भी कर लो। तभी रागिनी के पापा उठते हैं और उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब डिनर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में उनका डिनर हो जाता है और उसके बाद वो सब हॉल में सोफे पर बैठे होते हैं। तभी रागिनी के पापा कहते हैं, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। वो मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। जब ट्रांसफ़र की बात रागिनी और स्वरा सुनते हैं तो उनका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि रागिनी के पापा एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो हर 2-3 साल बाद उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। ये उनकी जॉब का एक हिस्सा था। उनको हर 2-3 साल बाद जगह चेंज करनी पड़ती थी, इसलिए उनके कभी ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि जब भी वो नई जगह शिफ्ट होते थे वो अपने दोस्त बनाती, उनसे घुल मिल पाती। इतने में फिर उसके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता था, फिर एक नई जगह, फिर सब शुरू से शुरू करना पड़ता था। लेकिन जब से वो इंदौर में शिफ्ट हुए थे तब से उसके पापा ने कोशिश की थी कि उनका ट्रांसफ़र ना हो, और वो काफ़ी समय से इंदौर में थे। रागिनी 6-7 साल की थी जब वो इंदौर में शिफ्ट हुए थे और तब से वो इंदौर में ही है। तब से उनके पापा ने कोशिश की है कि उनका ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन इस बार वो रुक नहीं पाए, क्योंकि इस बार उनका ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी समय से वो एक ही जगह जॉब कर रहे थे। लेकिन
रागिनी इंदौर में ही बड़ी हुई है, इसीलिए वो वहाँ से जाना नहीं चाहती। इसीलिए रागिनी का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। वो कहती है, नो पापा, इस बार मैं इंदौर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। स्वरा को भी इस बात का बुरा लगा था, लेकिन वो समझती थी कि ये उसके पापा की जॉब का एक हिस्सा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली स्वरा रागिनी के कंपैरिजन में ज़्यादा काम और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। रागिनी का होता है ना कि घर का सबसे छोटा बच्चा, जिसे बचपन में सभी ने पैम्पर किया होता है, उसकी हर जिद पूरी करने की कोशिश की होती है, सबकी लाडली हो। रागिनी का मामला भी कुछ ऐसा ही है, वो सबकी लाडली है। स्वरा भी उसे अपनी छोटी बहन से ज़्यादा अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। रागिनी का मूड बहुत सैड हो जाता है। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। उसे ऐसे देखकर स्वरा, रागिनी के पापा, रागिनी की माँ, तीनों का मूड ऑफ हो जाता है। रागिनी के पापा उसके पास आते हैं, उसके बालों में अपना हाथ सहराते हैं और कहते हैं, सॉरी बच्चा, मैंने कोशिश की थी कि मेरा ट्रांसफ़र ना हो, पर मैं नहीं रोक पाया। यू नो ना, ये मेरी जॉब का एक हिस्सा है। रागिनी अपने पापा को हग कर लेती है और कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो समझती थी। लेकिन वो क्या करती, वो यहाँ से जाना भी तो नहीं चाहती थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी स्वरा अपने पापा से पूछती है, वैसे पापा, आपका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? उसके पापा कहते हैं, मुंबई ब्रांच में हुआ है। तभी स्वरा फिर अपने पापा से कहती है, पापा, आप और माँ और रागिनी तो जा सकते हैं, लेकिन मैं कैसे जाऊँगी? मेरी तो जॉब है, मैं नहीं जा सकती। तभी रागिनी झट से अपने पापा से अलग होती है और कहती है, हाँ, दीदू कैसे जा सकती हैं? उनकी तो जॉब है ना, वो जॉब छोड़ भी तो नहीं सकती। कितनी मेहनत की है उन्होंने इस जॉब के लिए। तो ऐसा करते हैं, जाना ही कैंसिल कर देते हैं। रागिनी की माँ उससे कहती है, तुम्हें तो बहाना चाहिए यहाँ रुकने का। तभी रागिनी के पापा रागिनी की माँ से कहते हैं, वैसे कह तो ये ठीक रही है सुनीता। रागिनी की माँ का नाम सुनीता है, सुनीता शर्मा, और उसके पापा का नाम है विजय शर्मा। रागिनी की माँ अपने हस्बैंड से कहती है, तो फिर आपने क्या सोचा है विजय, अब क्या करना है? वैसे कब तक रिपोर्ट करना है आपको मुंबई ब्रांच में? तभी रागिनी के पापा कहते हैं, 1 हफ्ते बाद। तभी फिर से वो कहते हैं, डोंट वरी, देखते हैं क्या होता है, अभी 1 हफ्ता है हमारे पास। तभी वो स्वरा और रागिनी से कहते हैं, बच्चों, बहुत देर हो गई है, जाओ और सो जाओ। और स्वरा, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना? स्वरा कहती है, जी पापा। ये बोलकर रागिनी के पापा अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और उनकी मॉम भी अपने हस्बैंड के पीछे पीछे सोने के लिए चली जाती हैं। और ये दोनों बहनें ये भी अपने रूम में आ जाती हैं और बेड पर अपनी अपनी साइड आकर लेट जाती हैं। ये दोनों बहनें एक ही रूम में रहती हैं, एक ही रूम शेयर करती हैं। थोड़ी देर बाद स्वरा को तो नींद आ जाती है, लेकिन रागिनी को नींद नहीं आ रही होती। ऐसे ही ये रात गुजर रही होती है। थोड़ी देर बाद रागिनी को भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाती है। ऐसे ही ये रात गुजर जाती है। अब सुबह के 5 बज रहे होते हैं। एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। ईशान की फ़्लाइट इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड होती है। वो एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। उसे लेने के लिए गाड़ी आई होती है। वो गाड़ी में बैठता है और अपने होटल की तरफ चला जाता है। वो होटल में पहुंचता है, अपने रूम में जाता है और टाइम देखता है तो 5:30 हो रहे होते हैं। तो फिर वो खुद से कहता है, अभी ऑफिस जाने में टाइम है, 2-2.5 घंटे सो लेता हूँ। वो 8:30 का अलार्म लगाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद 8:30 होते हैं, अलार्म बजता है। ईशान गहरी नींद में सो रहा होता है। ईशान का उठने का बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो काफ़ी थक भी चुका था, लेकिन वो खुद से ही कहता है, कम ऑन ईशान, उठ जा, तुझे जल्दी यहाँ का काम ख़त्म करना है और मुंबई वापस जाना है। तू ब्रो को ज़्यादा टाइम तक अकेले नहीं छोड़ सकता। अवनी के भरोसे तो बिल्कुल नहीं। वो उठता है और तैयार होता है। ईशान के बारे में भी आपको बता देते हैं। उसकी हाइट 5'10" है। वो जिम जाता है, काफ़ी अच्छी बॉडी है उसकी, एब्स हैं।
उसके नेचर की बात करें तो काफ़ी स्वीट है। कह सकते हैं कि ये चॉकलेट बॉय टाइप है। काफ़ी लड़कियां मरती हैं उस पर, लेकिन अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका भाई है, यानी कि अंशिका की सेफ्टी। और उसका दूसरा एम ये पता लगाना है कि उसकी फैमिली में से उनका दुश्मन कौन है जिसने उनके बड़े पापा को मारा है और अब अंशिका को मारना चाहता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। वैसे कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या ईशान की लाइफ में भी कोई ऐसा ही मोड़ आने वाला है? खैर, ये तो आगे पता चलेगा। स्टोरी पे आते हैं। अब सुबह के 9 बज रहे होते हैं। ईशान तैयार होता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस तरफ टाइम को थोड़ा पीछे करते हैं और सुबह के 8:30 बज रहे होते हैं। रागिनी के घर का सीन दिखाया जाता है। रागिनी की माँ सुनीता शर्मा किचन में खाना बना रही होती हैं और उसके पापा विजय शर्मा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वो नाश्ते का वेट कर रहे होते हैं। इस तरफ रूम में स्वरा और रागिनी दोनों सो रही होती हैं। थोड़ी देर बाद स्वरा उठती है और टाइम देखती है तो 8:30 हो रहे होते हैं। वो जल्दी से उठती है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है। इस तरफ हमारी प्यारी रागिनी शर्मा, उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई खबर नहीं। वो तो घोड़े गधे सब कुछ बेचकर सो रही होती हैं, क्योंकि वो वैसे भी रात को लेट सोई थी। स्वरा उसे 2-3 बार उठाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो नहीं उठती। उसे भी ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, सो वो उसे उठाना छोड़कर अपना तैयार होने लग जाती है। और अगर बात करें हमारी स्वरा शर्मा की, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। ये भी कम ब्यूटीफुल नहीं है। इनकी हाइट रागिनी की जितनी है, 5.7। दोनों बहनों की हाइट सेम है। स्वरा का फिगर काफ़ी अच्छा है। इनकी आइज़ ब्राउन आइज़। ये काफ़ी शांत स्वभाव की हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी काम नेचर की हैं। इन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है और काफ़ी स्वीट है। स्वरा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो अपना सामान उठाती है, नीचे आती है और अपने पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। वो दोनों नाश्ता करते हैं और अपने अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। सो आगे जानने के लिए सुनते रहिए तेरे मेरे दरमियाँ।